ये गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहां बात दिल्ली से शुरू करेंगे क्योंकि दिल्ली के अंदर एहतजाज की खबर है और फिर आगे बढ़ते हुए आपको मुल्क की दीगर खबरों की ओर भी लिए चलेंगे। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे और फिर जम्मू कश्मीर के हवाले से कुछ अहम तरीन बातें आपके साथ करनी है। 9:40 का वक्त होगा जब आप और हम बराह रास्त बात करेंगे, यानी फ़ोन लाइन हमारी खुल जाएंगी और आप अपने मसाइल हुकूमत तक पहुँचाने की एक सही और कोशिश करेंगे इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे उन मसाइल का हल किसी न किसी तरीके से निकाल सके। तो करते हैं जी शुरुआत आज के प्रोग्राम की और नई दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले नाजरीन को बताइएगा कि आज के दिन तारीखी पस मंजर में क्या कुछ है। खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का आगाज करेंगे और सबसे पहले नजर हिस्ट्री ऑफ द डे पर। आज का दिन क्यों अहम है, इस पर बात करना क्यों जरूरी है, ये जरा आपको बताते हैं। 1290 में आज ही के दिन खलीज चिली में जल्जले से 1 लाख लोगों की मौत हुई। दुनिया भर के अंदर आज तक जितने भी जल्जले हुए उसमें सबसे ज्यादा टॉप 3 में और तबाहकुन जल्जला 1290 में माना जाता है खलीज चिली के अंदर, जहां पर जल्जले से 1 लाख की आबादी न सिर्फ खत्म हुई बल्कि 3.5 लाख से ज्यादा लोग जो बेघर हुए और आज तक दुनिया भर के अंदर वो मुहाजिर कैंपों के अंदर भी चले गए हैं। 1760 में मीर कासिम बंगाल के नवाब बने, आज ही का दिन था बंगाल के अंदर जब वो तख्त नशीन हुए थे। 1833 में अजीम समाजी मुसल्ला राजा मोहन सिंह राय का आज के दिन इंतकाल हुआ है, उनकी भी बरसी है और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर्स आज बड़े पैमाने पर तकरीबात का इनेकाद भी कर रहे हैं। 1949 में बीजिंग, जिसे आज चीन का एक बड़े शहर के तौर पर आप देखते हैं, वो आज ही के दिन 1949 में दारुल हुकूमत बल्कि नई कैपिटल जो है वो करार दी गई थी चीन की। 1996 में तालिबान के लिए, चूंकि 15 अगस्त 2021 को आपने देखा कि दोबारा तालिबान ने कब्जा किया अफगानिस्तान के पूरे तमाम सूबों पर, लेकिन 1996 में तालिबान ने आज ही के दिन अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जा किया था साल 1996 और उसके बाद 2001 तक 5 वर्षों तक वो हुकूमत में रहे। 1939 में जर्मन फौज ने आज ही के दिन पोलैंड के सामने हथियार छोड़ दिए थे, लेकिन हथियार छोड़ने के बाद भी 1,40,000 फौजियों को कैद कर लिया गया था जर्मनी की तरफ से। चलिए जी, ये तो बात थी माजी की, लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं आज की, यानी आज क्या कुछ हो रहा है। और आज के दिन सबसे पहले बात भारत बंद की करते हैं क्योंकि किसानों की तरफ से भारत बंद की कॉल दे दी गई है और ज़री कवानीन के खिलाफ किसान एक बार फिर सरापा एहतजाज है। और इसी सरापा एहतजाज को देखते हुए जो पिछले 10 माह से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लाए गए 3 ज़री कानूनों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे किसानों ने अपनी तहरीक को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आज 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। और आपको बताएं कि 17 सितंबर 2020 को ज़राअत से मुतल्लिक 3 कवानीन पार्लियामेंट में मंजूर हुए। ये वही कवानीन है जिनके खिलाफ गुज़श्ता साल नवंबर से किसानों की तहरीक शुरू हुई थी, जो अब भी जारी है। किसानों का मुतालबा है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लाए गए तीनों ज़री कवानीन को वापस लिया जाए। ज़री कवानीन के खिलाफ किसान अब भी सड़कों पर बैठे हैं और हुकूमत से कई मौक़ों पर मुज़ाकरात हुई, लेकिन तमाम मुज़ाकरात बेनतीजा साबित अभी तक हुई है। किसानों ने एक बार फिर अपनी जद्दोजहद के अंदर एक नया रुख देते हुए साफ कर दिया है कि 10 साल तक भी सड़क पर बैठना पड़े, एहतजाज करना पड़े, तो वो अपने इस एहतजाज को जारी रखेंगे। राकेश टिकैत की तरफ से कल रात देर गई ये बयान दिया गया है और SKM संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल पर आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया गया है। और इस भारत बंद के बीच कई सियासी जमातों की तरफ से भी
हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब के कांग्रेस ने इसका हिमायत कर दिया है। आप वेस्ट बंगाल की ओर आएंगे तो यहाँ से भी हिमायत का ऐलान किया गया। मरकजी कांग्रेस ने हिमायत किया, मायावती की तरफ से हिमायत की गई है, समाजवादी पार्टी ने इसकी हिमायत की, और इस तरीके से दर्जनों और छोटी बड़ी जमातें हैं जिन्होंने किसान के आज के भारत बंद को जो है वो हिमायत का ऐलान किया है। और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली के सटे बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी को जहां काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, वहीं पर पंजाब बरास्ते जम्मू कश्मीर, यानी पंजाब से जो रास्ते जम्मू कश्मीर की ओर जाते हैं वहां पर कई मकामात पर किसान जो है वो सड़कों पर धरने पर बैठ चुके हैं, जिसकी वजह से आवाजाही भी रुक चुकी है और सिक्योरिटी को कई मकामात पर हाई अलर्ट पर भी कर दिया गया। सबसे पहले चलेंगे जी पंजाब चंडीगढ़, जहां से हमारे साथ इस वक्त नवदीप छापरा जी ज्वाइन कर चुके हैं। छापरा साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आज भारत बंद है और सबसे ज्यादा असर पंजाब से आसपास देखने को मिल रहा है, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट थोड़ी देर पहले सामने आया। कांग्रेस मरकजी कमेटी की तरफ से भी ट्वीट और ऐलान किया गया कि वो इस बंद का साथ देंगे। क्या कुछ सिचुएशन है वहां पर, और जो नेशनल हाईवे है क्या उस पर ट्रैफिक की आवाजाही है या मुकम्मल तौर पर बंद है? देखिए बिल्कुल इशफाक, पंजाब की अगर बात करें, क्योंकि आप जानते हैं कि किसान आंदोलन की अगर शुरुआत हुई थी, जन्म हुआ था तो पंजाब की धरती से हुआ था। यही कारण है कि जब भी कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन की कॉल होती है या फिर पंजाब स्तर पर कोई भी कॉल दी जाती है तो सबसे ज्यादा असर जो है वो पंजाब के अंदर देखने को मिलता है। आज सुबह 6 बजे से ही जो कॉल की गई थी जो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, उसका असर पंजाब के अंदर देखने को मिल रहा है इशफाक, क्योंकि सुबह 6 बजे से ही अलग अलग रास्ते जो है वो पूरी तरीके से किसानों की तरफ से बंद कर दिए गए। मैं इस वक्त जो अनंतपुर साहब और जो चंडीगढ़ दिल्ली और एक तरफ से लुधियाना दिल्ली की जो मार्ग जाता है नेशनल हाईवे, वहां पर मौजूद हूं और यहाँ पर भी 3 जगह अलग अलग जगह पर पूरी तरीके से बंद कर दिया। सिर्फ और सिर्फ जो मेडिकल सेवाओं के लिए लोग जा रहे हैं, इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं, उनको जाने की अनुमति दी जा रही है। इवन के जो लोग सरकारी दफ्तरों में जा रहे थे, प्राइवेट दफ्तरों के अंदर जा रहे थे, उनकी गाड़ियों को भी किसान यहां से आगे नहीं गुजरना दे रहे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पंजाब के अंदर बंद का व्यापक असर देखने को मिला। 3 दिन पहले ही जो इनपुट दिए गए थे खुफिया सीआईडी की तरफ से, जो पंजाब का तमाम जो रिपोर्ट देती है सरकार तो करीब करीब इशफाक 363 जगह ऐसी हैं पूरे पंजाब के अंदर जहां पर आज चक्का जाम किया गया। उसमें नेशनल हाईवे शामिल है, स्टेट हाईवे शामिल है, लिंक रोड जो है वो शामिल है। तो पंजाब का शायद कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहां पर ऐसे चक्का जाम या प्रदर्शन देखने को नहीं मिले। दूसरी बात यह है कि आज अगर मैं जिला मोहाली की बात करूं तो आज मोहाली पुलिस की तरफ से जो सुबह जो एंट्री पॉइंट या चेक पॉइंट की जो सूची जारी की गई, उसमें भी करीब 17 ऐसे पॉइंट बताए गए पूरे मोहाली शहर के अंदर जहां पर आज किसान जो है वो प्रदर्शन करें। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से सुबह आज नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया, पूरे कांग्रेस की तरफ से उन्होंने अपील की कि कांग्रेस के वर्कर किसानों का समर्थन करें, किसानों के धरने के अंदर जाएं बिना किसी बैनर के तले। तो चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, पंजाब के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टियां जो है वो पूरी तरीके से किसानों का समर्थन जो है वो करती हुई नजर आ रही है। बंद का जो असर की तस्वीरें हैं उसमें साफ है कि पंजाब के अंदर जितनी जगह पर प्रदर्शन की चक्काजाम की कॉल की गई थी उसके मुताबिक यहाँ पर जो व्यापक रूप से जो है उसका असर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। नवदीप जी एक चीज और भी पूछना चाहेंगे, ट्रैफिक का आपने जिक्र किया, विद इन स्टेट जरूर प्रभावित हुआ है, लेकिन क्या रेल सर्विसेज भी प्रभावित हुई है और बस सर्विस जो इंटर स्टेट के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर या बाकी राज्यों को कनेक्ट करती है उसे मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है? देखिए बिल्कुल, सुबह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं सिर्फ कोई भी बस यहाँ पर नहीं आई है, ना कोई प्राइवेट ना सरकारी, क्योंकि 3 दिन पहले ही एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई थी। किसानों की तरफ से भी अपील की गई थी कि लोग अपने घर से बिना किसी ठोस काम के बाहर ना निकले, उनको सुविधा होगी। यही कारण है कि हालांकि कई लोग यहाँ पर जरूर फंसे, उनको वापस जाना पड़ा, गाड़ियों को मोड़ दिया गया, जो स्टाफ की बसें थी वो आगे नहीं जाने दी गई, लोग यहाँ से पैदल यहाँ से निकल कर अपने दफ्तरों की तरफ जाते। ट्रेन का क्या कुछ हाल है? देखिए ट्रेन जो है, ट्रेन की आवाजाही भी आज पंजाब के अंदर पूरी तरीके से बंद है। कोई ना तो यात्री ट्रेन या कार्गो ट्रेन पंजाब के अंदर आज नहीं चल रही है। सभी ट्रेनों को स्थगित कर दिए गए।
डाइवर्ट भी रूट नहीं इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जितने भी रूट है वो पंजाब के अंदर होके जाते हैं। इस वजह से पंजाब के अंदर आज ना तो ट्रेन बाहर किसी राज्य पे कोई जा रही है और ना ही बाहरी राज्य से पंजाब के अंदर आ रही। तो ट्रेनें भी आज पूरी तरीके से मुकम्मल बंद रहेगी क्योंकि 4 बजे तक का कॉल है इशफाक, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मुझे उम्मीद है 5 बजे के बाद, क्योंकि अगर सभी ट्रैक खाली करने की हरी झंडी क्योंकि एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एडीजी जो रेलवे को देंगे, उनको जानकारी देंगे, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं रेल आवाजाही जो है वो बहाल कर दी जाएगी। लेकिन ये हम कह बहुत सकते शुक्रिया हैं जी कि नवदीप जी फिलहाल हमारे जो है साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल पूरा पंजाब जो है वो बंद है, रेल भी बंद है और हाईवे पर भी किसी तरीके की आवाजाही को नहीं चलने दिया जा रहा। और किसानों की तरफ से एहतजाज का असर, अब इसका जनाब आप इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर पर देखेंगे कि हाईवे यहीं से होते हुए जा रहा है और ट्रेन भी नहीं चलेगी। फिर चलते हैं जी जनाब गाजीपुर बॉर्डर यानी दिल्ली की सूरत हाल क्या कुछ है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और किसानों की तरफ से कई मकामात पर जो है वो हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है। हैदर हमारे साथ ज्वाइन कर चुका है। हैदर, कहां पर आप मौजूद हैं और किसान तहरीक का क्या कुछ हाल है? अगर बात करें हम गाजीपुर के इलाके की, तो गाजीपुर के इलाके को चारों तरफ से पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है और यहाँ जो रूट डाइवर्ट पूरी तरह से कर दिया है। चाहे वो आप हापुड़ चुंगी की बात करें, मोहन नगर की बात करें, सेक्टर 62 की बात करें या यूपी गेट की बात करें, जितने भी रास्ते जो हापुड़ का एक जो गाजीपुर बॉर्डर का एक तरह जादू था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और गाजियाबाद पुलिस ने अपनी साइड से रूट डाइवर्ट कर दिया है, नोएडा पुलिस ने अपनी तरफ से और दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से। यानी कि जितने एरिया के अंदर किसान बैठे हैं वो पूरा एरिया पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ है और तीनों ही दिल्ली हो या नोएडा हो या गाजीपुर हो, सभी जगह की पुलिस वहां तैनात है। गौतम बुद्ध नगर ने अपने बॉर्डर पर अपनी पुलिस तैनात कर रखी है गाजीपुर पर और गाजियाबाद पुलिस तैनात है और खासकर दिल्ली पुलिस की अलग से तैयारी है। वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस को इनपुट मिले हैं। इसके अलावा मल्टी लेयर में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सभी जिलों के जो एसएचओ हो उनको अलर्ट पर रखा गया है। यूपी हाईवे का क्या हाल है? क्या उस हाईवे पर ट्रैफिक चल रहा है या वहां पर भी किसानों ने अपनी रुकावटें खड़ी की है? बिल्कुल, अगर NH9 की बात करें जो गाजीपुर के ओपी सिरे से होकर गुजरता है वहां किसान बैठ चुके हैं और उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसी तरह NH24 पर भी किसान है और उसको भी बंद कर दिया गया है। अगर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की बात करें वो भी फिलहाल बंद है और अगर मेरठ जाने वाले जो लोग हैं उनको डाइवर्ट होकर हापुड़ की तरफ से जाना पड़ रहा है, वो रास्ता बंद कर रखा है। वहीं पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे भी रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी कि आज थोड़ी बहुत लोगों को जरूर परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें दिल्ली जालंधर मार्ग बंद कर दिया है, दिल्ली अमृतसर मार्ग बंद है। यानी कि जितनी भी जहां जहां किसान बैठे हैं और वहां से जो हाईवेज गुजर रहे हैं उन पर पूरी तरह से किसान बैठे हैं। हालांकि कुछ इनपुट ऐसे की है कि जिला बॉर्डर पर भी किसान आ सकते हैं, लेकिन वहां गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने पूरी तरह से इंतजाम कर रखे हैं। अब देखना यही है कि किसान यहाँ पहुंचते हैं या नहीं। और बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ हैदर ज्वाइन करने के लिए। किसान बॉर्डर यानी दिल्ली की क्या कुछ सूरत हाल है, पंजाब की क्या कुछ सूरत हाल हमने आपके सामने रख दिया, लेकिन किसानों का कहना है चाहे जितना भी वक्त लग जाए वो पीछे नहीं हटेंगे। राकेश टिकैत ने कल भी आज बात कही और सुबह भी इस बात को उन्होंने दोहराया है। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि साल 2022 में उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात है और उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात का बिगुल बजने से पहले ही सियासियत के तौर पर अगर आप इसको देखेंगे इस एहतजाज को, तो इसको काफ़ी अहमियत के साथ देखा जा रहा है। और फिर 2024 का भी हमारे सामने चुनाव होना है, जनरल पार्लिमानी इंतखाबात होने हैं, तो उससे कबल जो माहौल बन रहा है इसे पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट माना जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसके असरात जो है वो आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकती है। तो थी बात जनाब किसानों की। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वज़ीर आज़म की, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जितनी भी एश्योरेंसें आई हैं, चाहे पार्लियामेंट के अंदर आई हो या पार्लियामेंट के बाहर आई, और जितनी भी ग्रीवेंसें हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए डेडलाइन को सेट कर दिया गया है। बिल्कुल, पुराने केसेस जितने भी हैं उनके निपटारे के लिए और मुख्तलिफ वजारतों के अंदर, ऐवान के अंदर या किसी वजीर के पास अगर जाती तौर पर भी चाहे वो ज़ेर इल्तवा शिकायत हों या फिर उनकी तरफ से यकीन दहानियां कराई गई हैं, 31 अक्टूबर तक मामलात को हल करने के लिए वज़ीर आज़म की तरफ से हिदायत दी गई है। 13 सितंबर से तमाम जो मरकजी वजारतें हैं, मुख्तलिफ सरकार के महकमे हैं, सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं, उन दफातर के साथ साथ कैबिनेट सेक्रेटरीज के पास मुख्तलिफ रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की तरफ से शिकायत कोविड के दौरान या उससे पहले भी आई हैं, तो उन सभी को फौरी तौर पर वज़ीर आज़म की तरफ से हिदायत तमाम वजारतों को दे दी गई है। और यहाँ तक कि ऐवान के अंदर रुक है और यहां तक कि ऐवान के अंदर रुकने ऐवान के पास भी जो अरकाने पार्लियामेंट है उनके पास भी वक्तन फक्तन शिकायत मौसूल होती रही हैं, तो उन सभी पब्लिक ग्रीवेंसेस को
फौरी तौर पर अगले 1 महीने के दौरान न सिर्फ हल किया जाए बल्कि कोई रास्ता तलाश किया जाए। इसके लिए वज़ीर आज़म की तरफ से हिदायत दे दी गई है और कम से कम वक्त में, चूंकि पहले ही सरकार ने 60 दिन कम से कम रखे थे जहां पर इन शिकायत का अजाला किया जाना होता है, लेकिन अब उसे 45 दिन किया गया था सरकार के कहने के मुताबिक। और अब वज़ीर आज़म की तरफ से भी जाती तौर इसमें मुदाखलत कर इन शिकायत के फौरी अजाले के लिए तमाम वुज़रा को, मुतलका इदारों को, मुतलका जो ओहदेदारान हैं उन सभी को हिदायत जारी कर दी गई है। 31 अक्टूबर डेडलाइन दे दी गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। दो तरह की बातें, एक जो पब्लिक ग्रीवेंस लगातार आ रहा है और उस ग्रीवेंस के एड्रेस करने के हवाले से जो कंप्लेंट थी उसको पहले 60 दिन फिर 45 दिन के अंदर कहा गया था और उसमें सरकार का आंकड़ा यह कि 87% ग्रीवेंसेस को जो है एड्रेस किया गया है जो सीपी ग्राम के तहत जो आती थी। और फिर दूसरा है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट के अंदर वजीर ने क्वेश्चन आवर में 0 आवर में कोई एश्योरेंस दी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, उसको 31 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी गई है। और दूसरी बड़ी बात कि ऑन द टूर अगर है कोई, यानी अभी आउटरीच प्रोग्राम हमारा जम्मू कश्मीर का चल रहा है और वजीर ने कोई वहाँ पर बात कह दी कि जनाब ऐसा कर देंगे हम, और शायद वो बाद में भूल भी जाते, लेकिन वज़ीर आज़म साहब का ऊपर से चाबुक ऐसा है, ऐसा निज़ाम चलाया गया है कि 31 अक्टूबर तक जो कुछ आपने आवाम के सामने कहा है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है या कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट को पूरा करने के हवाले से 31 तक तमाम फाइलें जो हैं वो मुकम्मल की जाए। और जो रेड फाइल्स हैं यानी जिन पर टैग लगे जाते हैं कि जनाब ये क्वायरी है, ये क्वायरी है, उन क्वायरियों को भी ख़त्म करके 31 अक्टूबर डेडलाइन दे दी गई है। और ये कह दिया गया कि मरकज़ के अंदर और सभी रियासतों के अंदर भी इस मामले को इसी तरीके से लिया जाए। तो अब देखना होगा कि कितनी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। ये तो बात थी जनाब ग्रीवेंस के हवाले से, लेकिन आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं और बात आपको बताते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह करने जा रहे हैं। आज से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। चंद दिन पहले हमने आपको बताया था कि 27 तारीख को यानी आज के दिन ही इसका इफ्तिताह होना है और हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को एक इंतहाई अहम संग मील के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब हर एक फर्द के पास आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आई कार्ड होगा, जिस आई कार्ड के तहत उसकी बीमारी के बारे में पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, दवाइयों के बारे में ट्रैक रिकॉर्ड होगा और सारी डिटेल्स उसकी उसी तरीके से जमा होंगी जिस तरीके से आधार एक यूनिक नंबर उनके पास है, अब उनके पास मिलेगा जी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्ड, जिसके तहत उनके इलाज मुआवजे से लेकर दीगर मामलात में आसानी होगी। और आज खुद वज़ीर आज़म ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि आज का दिन इंतहाई अहम है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, क्योंकि आज जो 11 बजे का वक्त दिया गया है, आज 11 बजे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का बाज़ाब्ता तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से इनॉग्रेट किया जाएगा। और प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन या नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो अनाउंस किया गया था लाल किले से यौम आज़ादी की तकरीर के दौरान लास्ट ईयर, उस पर अमल दरामद किया गया है और अब आज बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह किया जा रहा है। 6 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को शुरू किया जाएगा, इस आई कार्ड फैसिलिटी को शुरू किया जाएगा, जिसके बाद पूरे मुल्क के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर डिजिटल मिशन हेल्थ यानी आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन का इफ्तिताह हो जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि आज एक और रस्मी इफ्तिताह जो है वो होनी है और देखना होगा कि इससे कितना फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल 6 यूनियन टेरिटरियाँ हैं जहाँ पर इसका बराह रास्त पहले दिन यानी आज से बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर इसका इफ्तिताह किया जाएगा, आगाज़ किया जाएगा और वहाँ पर जो कोताहियाँ खामियाँ रहेंगी उसे पूरे मुल्क के अंदर जब इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा तो उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। थोड़ी देर पहले वज़ीर सेहत ने भी ट्वीट करते हुए जहाँ वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है, वहीं पर आवाम से कहा है कि बुनियादी सतह पर ढांचे को मजबूत बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात जरा अफगानिस्तान की भी करते हैं और आपको बताएंगे कि काबुल एयरपोर्ट की मौजूदा सूरत हाल क्या है। गुज़श्ता दिनों जब तालिबान की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कंट्रोल संभाला गया, बिलखुसूस उस एरिया के अंदर जहां पर फौजी इनखला का अमल चल रहा था और 31 अगस्त से पहले अमेरिका की जो फोर्सेज निकली, लेकिन उसके बाद बैनुल अक़वामी जो परवाजें थी वो दोबारा शुरू करने में एक बड़ी परेशानी आ रही थी, क्योंकि इनखला के दौरान बहुत बड़ा हिस्सा था हवाई अड्डे का जिसे तबाह कर दिया गया था गैर मुल्की अफवाज की तरफ से। उसके बाद कतर और तुर्की की तकनीकी टीमों को यहाँ पर बुलाया गया
उनकी मदद से दोबारा तालिबान की तरफ से अब बयान भी जारी कर दिया गया है और एयरलाइंस जितनी भी हैं उनको मशवरा दिया गया कि वो दोबारा एयरलाइंस या जो बैनुल-अक़वामी परवाजें हैं उनको शुरू करने के लिए फौरी तौर इक़दाम करें, क्योंकि उस पूरे हिस्से को ठीक कर लिया गया है। तकनीकी तौर पर जिस एरिया को कमजोर किया गया था, जिससे नुकसान पहुंचाया गया था, जिस ढांचे को, कतर और तुर्की से जो आने वाली टेक्निकल टीम्स हैं उनने ठीक कर लिया और काबुल एयरपोर्ट से भी अब जो बैनुल-अक़वामी परवाजें हैं वो उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। इससे पहले जहां पर पाकिस्तान को महदूद फ्लाइट के साथ यहां पर परवाजें जो है वो चलाने की इजाजत जरूर दे दी गई थी तालिबान की तरफ से, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि मुकम्मल तौर पर बड़े पैमाने पर तमाम ममालिक जो अफगानिस्तान में यहाँ फ्लाइट्स ले जाना चाहते थे वो बैनुल-अक़वामी परवाजें यहाँ पर अपना अमल आगे जारी नहीं रख पा रही थी। लेकिन तालिबान की तरफ से अब साफ कर दिया गया है कि एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार है। तकनीकी टीमें जो बाहर से बुलाई गई थी उन्होंने एयरपोर्ट को ठीक कर दिया गया है और एश्योर किया गया है सभी एयरलाइंस को कि उन्हें पूरा ताउन दिया जाएगा और उसके बाद यहां से वो दोबारा बैनुल-अक़वामी परवाजें शुरू कर सकती हैं। और अगर आज के दिन में परवाजें शुरू होती हैं तो 15 अगस्त के बाद, जब से मुकम्मल तौर पर कंट्रोल काबुल के अंदर भी तालिबान के पास गया, तो उसके बाद तकरीबन 1.5 महीने बाद बैनुल-अक़वामी परवाजों का सिलसिला दोबारा काबुल हवाई अड्डे पर शुरू होगा। वही काबुल एयरपोर्ट जिसे हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बदलकर काबुल एयरपोर्ट, जिसका नाम भी तालिबान ने कर दिया है। काबुल एयरपोर्ट पर पहले मकामी परवाजें यानी जो डोमेस्टिक एयरलाइंस को चलाने की इजाज़त दे दी गई थी और कल रात देर गए बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान इंतज़ामिया ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को वहां पर आने और वहां से वापस रवानगी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त ऑफिशियली दे दी है। तो ये तो खबर थी और पढ़ते हैं जी आगे। बात ज़रा रूस के वज़ीर ख़ारिजा की भी आपको बताते हैं, क्योंकि रूस के वज़ीर ख़ारिजा का बयान सामने आया है और ये बयान उस वक्त सामने आया है जब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आलमी लीडर एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, तालिबान के मामले पर बयानात जारी हो रहे हैं। लेकिन रूस के वज़ीर ख़ारिजा का बयान जो सामने आया उसमें उनका मानना है कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, चाइना और रूस और पाकिस्तान, यानी अमेरिका, चाइना, रूस और पाकिस्तान एक साथ मिलकर तालिबान के साथ जो मामलात है उसे तय करने की कोशिश कर रहे हैं और तालिबान ने जो आलमी दुनिया के सामने वादे किए हैं उन्हें पूरी तरह से वो निभा पाए, उस हवाले से उनकी रहनुमाई भी की जा रही है। और ये बयान उस वक्त सामने आया है जब दुनिया भर के अंदर तालिबान को लेकर इस वक्त बहस छिड़ी हुई है कि उन्हें तस्लीम करना है नहीं करना है। लेकिन रूस का मानना है कि अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान इकट्ठे होकर जी तालिबान की नई निज़ाम को देख रहे हैं और जो वादे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं कि एक जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन होगी, एक जेन्युइन गवर्नमेंट बनाई जाएगी, उस सिलसिले में कोशिशों में तेजी लाई जा रही है। वज़ीर ख़ारिजा का मानना है कि तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक सेक्युलर अथॉरिटी बनाने के हवाले से काम किया जा रहा है, जिस सेक्युलर अथॉरिटीज़ के अंदर साबिक सदर हामिद करजई और साबिक सदर अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी मौजूद होंगे। यानी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है जो साबिक 2 सदर जिन्होंने रिफॉर्म्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम किया था, हामिद करजई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला, उन्हें तालिबानी निज़ाम के अंदर जगह मिले। इस हवाले से सभी मुल्कों की एकतरफा कोशिश जो है वो चल रही है। लेकिन तालिबान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आलमी बिरादरी से अफगानिस्तान से अच्छे राब्ते का मुतालबे पर इमरान खान का शुक्रिया अदा किया गया है। ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान भी है और वज़ीर भी है इंफॉर्मेशन के, वहाँ पर उनकी तरफ से इमरान खान का शुक्रिया अदा किया गया कि जिस तरीके से उन्होंने आलमी बरादरी से अफगानिस्तान से अच्छे राब्ते का मुतालबा किया है। तो अब देखना होगा कि अफगानिस्तान किस सिमत चलेगा। लेकिन अफगानिस्तान की बात हो रही है, जल्दी से आपको जरा एक और बात भी बताते चले कि अब अफगानिस्तान के अंदर निज़ाम तालीम, एजुकेशन में क्या कुछ होने जा रहा है और यूनिवर्सिटियां आहिस्ता आहिस्ता करके अपना काम शुरू कर चुकी हैं। अफगानिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एक निज़ाम के तहत तालीम को शुरू कर दिया गया है और शिफ्ट अरेंजमेंट्स किए गए हैं। कहीं पर पर्दे डाले गए हैं बीच में और कहीं पर सुबह और शाम के शिफ्ट कर दिए गए हैं। तालिबान के पास फिलवक्त 40 पब्लिक यूनिवर्सिटियां अफगानिस्तान के अंदर हैं और उन 40 यूनिवर्सिटियों के अंदर कोएड एजुकेशन पर अगरचे पाबंदी आयद है, लेकिन निज़ाम इस तरीके का बनाया गया है कि अगर एक साथ भी क्लासरूम के अंदर है तो बीच में जाली का पर्दा जो है वो लगा दिया गया है ताकि एक ही क्लास के अंदर दोनों बच्चे जो है वो आ सके। इधर कई इंतजामिया यानी कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि वो तलबा की सेग्रीगेशन के हवाले से काम करें, यानी शिफ्टों में वो काम करेंगे। कुछ शिफ्ट सुबह होगा जिसमें ख़वातीन के लिए होगा, शाम को
फिर मर्द हजरात के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर आना होगा, और जहां पर जरूरत पड़े अगर एक साथ भी पढ़ाना है तो बाज़ाब्ता तौर पर पर्दे का बंदोबस्त जो है वो वहां पर किया जाएगा, ताकि निज़ाम तालीम किसी तरीके से फर्क ना पड़े। काबुल के अंदर जो काबुल यूनिवर्सिटी है और दीगर इदारा जात है, वहाँ पर तकरीबन 40,000 से ज़्यादा अफगान शहरी जो है वो इस वक्त ज़ेर तालीम है। और काबुल कंदहार यूनिवर्सिटी हो या काबुल की यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर इब्तिदाई तौर पर जो फैसला तालिबान का था और तालिबान हुकूमत से पहले भी था, वो ये था कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जितने भी है तब तक बिल्कुल तालीम को मुफ्त किया गया है, और उस प्रोसेस को आज भी जारी रखा गया है। तो ये तो बात थी जनाब तालिबान की। जल्दी से आपको एक और खबर बताएंगे और उसके बाद जरा हमने ब्रेक पर जाना है। बात जरा वैक्सीनेशन की रखते हैं आपके सामने। बिल्कुल, बात जरा वैक्सीनेशन के हवाले से करते हैं। और मुल्क के अंदर 16 जनवरी से जिस मुहिम का आगाज किया गया था, कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम, मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन दी जा रही थी और कोविड के खिलाफ सरकार ने पहले 60 प्लस से ज्यादा जिनकी उम्रें थी उनको वैक्सीन देना शुरू की, और उसके बाद एक और ग्रुप का इंतखाब किया गया, वो था 18 से 44 साल का। और सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मरकजी वजारत सेहत ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 18 से 44 साल तक का जो एज ग्रुप है, मुल्क के अंदर 53.5% लोगों को, इस ग्रुप के जुमरे में आने वाले लोगों को वैक्सीन अभी तक दी जा चुकी है। सरकार की तरफ से जो आदादोशुमार जारी किए गए हैं उसमें यह भी बताया गया है कि तकरीबन अभी तक कुल मिलाकर जिन लोगों ने पहला डोज भी लिया है, दूसरा डोज भी लिया है, इनमें एक बड़ी तादाद है, 34,66,84,000 से ज्यादा लोग हैं इसी एज ग्रुप में, यानी 18 से 44 के बीच में जिनकी उम्र है, जिन्होंने तकरीबन एक कोविड का अब तक टीका लिया है, एक खुराक हासिल की है। और 7,34,36,400 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनने दोनों डोजेज अभी तक ले लिए हैं सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक। इसके अलावा 45 से 59 साल जिनकी उम्रें हैं, सरकार के मुताबिक 28% के आसपास इन सभी लोगों को वैक्सीन किया गया है। 15,59,00,000 से ज्यादा ऐसे लोग इनमें शामिल हैं जिनकी उम्रें 45 से 59 साल के दरमियान है, एक डोज उन्होंने ले लिया है। और 7,35,00,000 से ज्यादा उन लोगों की आबादी है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, रियासतों के अंदर, जिनने दोनों खुराकें अभी तक वैक्सीन की ले ली है। तीसरा ग्रुप जो है वो 60 साल से ऊपर है सरकार के मुताबिक। इन्होंने, इसमें भी सरकार के मुताबिक तकरीबन 10 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जिनने तकरीबन एक खुराक अभी तक ले ली है और जिनने दोनों कोविड की वैक्सीन ले ली है, दोनों खुराकें जो हासिल कर ली हैं, उसमें 5,46,00,000 से ज्यादा तादाद उन लोगों की बनती है जिनकी 60 से ज्यादा उम्र है। कुल मिलाकर अभी तक सरकार के मुताबिक जहां पर दोबारा मुमकिन तीसरी लहर से कब करीबन 30,000 केसेस आ रहे हैं, गुज़श्ता रोज भी 28,000 के करीब केसेस सामने आए, लेकिन इन सब के बीच में 18 से 44 साल तक की जिन लोगों की उम्र है, इस जुमरे में आने वाले लोगों को अभी तक 53.5% वैक्सीन दी जा चुकी है। बहुत बड़ी आबादी है जिसमें पहला डोज जिनने लिया अभी तक ले लिया है, लेकिन दूसरी खुराक हासिल करने वालों की तादाद बहुत कम है। और मिनिस्ट्री के मुताबिक कुछ दिनों के अंदर इस सेट टारगेट के हिसाब से भी अक्टूबर एंडिंग तक तकरीबन 50% जो है वो क्रॉस कर लिया जाएगा। चलिए जी, ये तो थी वैक्सीनेशन की बात कि 18 से 44 साल की हद की उम्र में जो बच्चे हैं वो सिर्फ हमारे पास 53.5% ही वैक्सीन हो गए हैं, जिनमें कुछ एक है और कुछ दोनों वैक्सीन लगा चुके हैं। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब ने कल रात देर के जो हुक्मनामा जारी किया है वो क्या कुछ है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्यों सूरत हाल फिर कशीदा हो रही है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें क्या कुछ है, और सबसे बड़ी बात डॉक्टर करण सिंह का बयान, पॉलिटिकली वो कितना वाइब्रेंट है और दीगर जावियों से उस बयान को कैसे देखा जाएगा, इस पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। आप बने रहिएगा गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।